मेरे उस समय क्या है कि 10वीं में डी लगना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी 2006 में। जो एग्जाम हॉल है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसके अंदर पर्सन कैसे अटेंड करने हैं। रात को मेरी तबीयत खराब हो गई, सुबह तो एग्जाम था, 10 बजे रिपोर्टिंग करनी थी, तो अभी रात को 3:30 बजे पीबीएम हॉस्पिटल में कोई जा रहा है बच्चा। हाँ जी। तो उसके अंदर ये जो मैटर है वो हमारे सामने परोस दिया जाता है कि ये पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो परोसा हुआ कितना हमें खाना है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि किताबें कौन सी पढ़नी है। अगर चुपड़ी हुई रोटी न मिले तो भले ही सूखी खा लेना। तो ऐसी पूछते के करे तैयारी करे करे तू तो तैयारी करने लाग रहे है। मम्मी मेरे को हमेशा ही बोला करती थी तू नौकरी कद लागा करूं मैं जिम्मेदारी। रूस की आगे रूस की बात बनी। तो संदीप जी आपकी कोई लव मैरिज थी क्या? लव मैरिज तो नहीं कह सकते, हालांकि याद करता हूं, एक गुरु नहीं आपके 3 गुरु है। 3 ऐसे कह सकते हैं कि त्रिमूर्ति है, जब त्रिमूर्ति साथ हो तो फिर नुकसान क्या हो सकता है। इनमें से लिच्छूराम न्योल है, इन्होंने कमेंट किया है, वो नवीन जी का एक कमेंट आया, उन्होंने कहा है कि एक सामान्य सामाजिक परिवेश में, संदीप कुमार मैया नाम से कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है कि संदीप नाम को ही वरदान है। ये तो हो सकता है क्या। नमस्कार साथियों, प्रतिभाएं परिचय की मोहताज नहीं होती, और हमारे साथ एक ऐसा ही उदाहरण है संदीप सुड्डा, जिनका वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हुआ है। इनकी जो जर्नी है वो किस तरीके की रही उस पर हम बातचीत करेंगे, किस तरीके से इन्होंने मेहनत की। शुरुआत के अंदर हम मानते हैं तो नॉर्मल विद्यार्थी है वो ही होता है, इसके बाद डिपेंड करता है तो उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है और किस तरीके से मेहनत करनी है, उसी तरीके से वो व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ जाता है। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं संदीप जी सुड्डा। संदीप जी सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारी ठरको मीडिया पर। धन्यवाद। अच्छा, सर्वप्रथम अपना जो व्यक्तिगत परिचय है वो बताएं संदीप जी। जी, मेरा नाम संदीप सुड्डा और मैं अभी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टीडियासर में कार्यरत हूँ व्याख्याता के पद पे। जी। अभी मेरा स्कूल व्याख्याता से असिस्टेंट प्रोफेसर में सीधा अब चयन हुआ है आरपीएससी के थ्रू। जी। और लगभग 3 साल की मेरी तैयारी थी। 3 साल में तो मैं ये मानो कि पिछले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था तब से लेके 2021 से लेके मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ। और उस तैयारी के दौरान स्कूल कभी मैंने ऐसे नहीं किया कि भी 6 महीने की छुट्टी ली, 2 महीने की छुट्टी ली। घर का काम, घर की जिम्मेदारियों के अलावा और इसके अलावा देखें तो स्कूल में प्रॉपर क्लासेस और उसके साथ साथ में तैयारी की। और जब कोई जिद कर लेता है अपने आप में, अगर सोच लेता है कि मुझे बनना ही है, एक सपना देख लेता है, एक कह सकते हैं कि खुली आंखों से सपना देख लेता है, तो वो हकीकत में जरूर बदलता है। ये मैंने खुद महसूस किया है। अभी इन्हीं 2-3 महीनों में मैंने जब से इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू देने के बाद में ये मेरे को लगने लग गया था कि अब की बार मेरा एग्जाम बढ़िया गया है और इंटरव्यू है वो भी ठीक गया है, तो ऐसे करके चयन हो जाएगा। तो मैंने ये शुरू से ये सोचा था, जब से मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो कॉलेज में उन सर को देखा करता था, हमारे सर हुआ करते थे। एक क्या है कि बीए सेकंड ईयर में हमारे एक सर आए थे, देवेश जी सारण, श्वेता सारण उनकी मिसेस थी, दोनों ज्योग्राफी के थे। अभी एनडीबी कॉलेज में ही आए थे वो। तो उनका एक प्रकार से कह सकते हैं एटीट्यूड ऐसा था, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा ही एटीट्यूड था। और वो उनको जब देखा करते थे तो ऐसे लगता था जैसे कि हम भी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने उनकी तरह ही बने, उनकी तरह ही। जैसे उनका एक, हालांकि उनमें कोई अहम नहीं था, कुछ और नहीं था, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था ना वो इतना शानदार था व्यक्तित्व, तो उनको देख के हमें लगता था कि हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने। जी बिल्कुल है संदीप जी, अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो संदीप हमारे सामने मौजूद है। पीछे का एक जो छोटा संदीप है जो बचपन से स्कूलों में जाया करते थे, वो कैसा संदीप है, यानी आपकी जो शुरुआती शिक्षा है वो कहाँ से की आपने? जी, मेरी वो कक्षा 10वीं की जो स्कूली शिक्षा थी वो तो केआर पब्लिक स्कूल यही है, अपने नौहर में ही है। नौहर में, हाँ, तो वहां से 10वीं मैंने पास की। कक्षा 12वीं तो मैंने पास की थी यहाँ गवर्नमेंट स्कूल, सीनियर स्कूल, अपने हाई सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं जो हाई सेकेंडरी स्कूल नौहर से। और स्कूल शिक्षा के दौरान जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में ऐसे सोचा करता था, भी उस समय क्या होता था कि जब मैं 2008 में मेरी 12वीं पास हुई थी जी, तो 2008 में ऐसे सोचा करता था मैं कि छोटी मोटी नौकरी लगना ही बहुत बड़ी बात होती थी। अगर कोई छोटी मोटी जॉब मिली जाती थी ना तो उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। परिस्थितियां थोड़ी उस समय प्रतिकूल थी, हालांकि पापा जी थे वो
आरएमपी डॉक्टर पहले जाजू अस्पताल में कार्यरत थे कंपाउंडर में, और उसके बाद में 20 साल वहां रहने के बाद में अभी वर्तमान में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद अपने। जी तो परिस्थितियां थोड़ी सी ऐसे कह सकते हैं कि परिस्थितियों को झेल करके, और परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती है, देखो जी बिल्कुल। संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है। जी संघर्ष बिल्कुल। के साथ साथ में जो संघर्ष को नेग्लेक्ट करके और उसके साथ अगर ऐसे सोच लेता है कि ये परिस्थितियों को मैं बदल दूंगा, जी बिल्कुल। जैसी भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को मैं बदल दूंगा, अगर ऐसे कोई ठान लेता है तो उसको निश्चित तौर से सफलता मिलती है। जितने भी आज साथी देख रहे हैं उनको भी ये एक प्रकार से जो सपना देखते हैं कि हम भी सर की तरह बने, हम भी एक पद पे जाएं, बिल्कुल। तो उनके लिए बिल्कुल तौर से ऐसे कहना चाहूंगा कि अगर आप ठान लोगे ना तो निश्चित तौर से सफलता मिल जाएगी। मैं तो हर एक दोस्त को यही बोला करता हूं कि आप कोई भी लक्ष्य ले रहे हो तो उसके पीछे पड़ जाओ, सफलता निश्चित है। अच्छा, तो स्कूली टाइम था आपका, कॉलेज का समय था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है संदीप जी। तो हाँ जी। उसके अंदर आप नशे से कैसे दूर रहे? जो आपकी फ्रेंड सर्किल था अच्छा था या फिर किस तरीके का था, आप बताइए। हाँ जी, मेरे जो स्कूली शिक्षा में मित्र थे वो मित्र काफी अच्छे थे। वो हालांकि पढ़ाई में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन सामान्य तौर पे ही थे। आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो मेरी भी जो पढ़ाई हुई थी वो तो 10वीं में मेरे 63% नंबर थे, 12वीं में 60% नंबर थे, यही बीए में जो एग्रीग्रेड रहा तो वो 58% रहा। तो ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज्यादा मल्टी इंटेलिजेंट बच्चों में गिना जाता था, सामान्य स्तर का ही बालक था। लेकिन जो मेरे साथी जितने भी थे, जैसे मुकेश जांगिड़ है, जैसे मेरे साथ एक मित्र था साहबराम सारण है, जैसे महेंद्र सिंह एक मित्र है मेरे, और भी बहुत सारे मित्र हैं जो जिनका मेरे स्कूली शिक्षा में भी बहुत साथ रहा। बीए की पढ़ाई के दौरान भी मेरे साथी थे, संदीप थे, सुरजीत था, वो बहुत सारे साथी थे, तो उनका भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा। और उनके जो सामान्य जो बच्चे थे उनके साथ ही हम रहा करते थे। सबका रिजल्ट सामान्य ही रहा करता था, ऐसे नहीं कि कोई मल्टी इंटेलिजेंट था, लेकिन सामान्य रहने के साथ साथ एक सपना देखा करता था मैं तो कॉलेज में यही सपना देखा करता था कि एक दिन कॉलेज में कॉलेज लेक्चरर बन के दिखाऊंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसी समय से ये ड्रीम आपके आया भी? हाँ जी। हाँ। मैं क्या है कि कक्षा 11वीं में जब मैं अध्ययनरत था तो मेरा 10वीं पास करने के बाद में जैसे ही मैं हाई सेकेंडरी स्कूल में गया तो मेरे एक साथी हुआ करता था विजेंद्र राठौड़ जी। तो वो क्या है कि इंटेलिजेंट था, वो मल्टी इंटेलिजेंट मान सकते हैं उसका। 10वीं में 85% थे। तो वो फार्म भरवाने गया, उस समय फार्म ऑफलाइन भरा करते थे, तो उसमें साथ में सब्जेक्ट लिखा करते थे। तो सब्जेक्ट उन्होंने मेरे सब्जेक्ट 63% नंबर बने, उसके तो 85+ थे, तो 63% नंबर बने, तो उसने मैथ लिख दी। अच्छा, तो मैथ लिख दी, तो मैंने वो मैथ के सब्जेक्ट काट के और सामान्य आर्ट्स के सब्जेक्ट लिखवाए। अच्छा। फिर मेरे उस समय क्या है कि 10वीं में डी लगना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी 2006 में। 2006 में जो डी लगी, मेरे हिंदी में डी लगी थी, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं हिंदी में करियर बनाऊं। 11वीं में मेरे को ऐसा लगा जैसे हिंदी में करियर बनाऊं, क्योंकि डी ने थोड़ा सोचने का मौका दे दिया, डी ने सोचने का मेरे को मौका दे दिया, और तब से ऐसे लगा कि हिंदी में करियर बनाए। तो जो 11वीं 12वीं में महेंद्र जी मिश्रा थे वो हिंदी साहित्य पढ़ाया करते थे हमें, जो वर्तमान में जो हाई सेकेंडरी स्कूल में ही प्रिंसिपल है, तो वो पढ़ाया करते हैं। उनसे भी प्रेरणा मिली, जो वो पढ़ाया करते थे तो थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाया करता था। तब ऐसे लगा कि हिंदी साहित्य ही करियर बनाना चाहिए, हिंदी में ही करियर बनाना चाहिए। धीरे धीरे वो बढ़ता गया और सफलता मिली, देखो मिल गई। बिल्कुल है संदीप जी। एक चीज मैं बातचीत करना चाहूंगा कि तैयारी तो सभी करते हैं, हम देखते हैं अमूमन बहुत सारे विद्यार्थी है वो तैयारी करते हैं, तो जो एग्जाम हॉल है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके अंदर पर्सन कैसे अटेंड करने हैं, जितने भी घंटे होते हैं 3 घंटे या 2.5 घंटे, उनको किस तरीके से मैनेज करना है। और प्रेशर होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि अब की बार सिलेक्शन लेके ही जाना है, घर वालों का प्रेशर होता है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए संदीप जी? हाँ, तो इसके सिलसिले में रणदीप जी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसका किस्सा सुनाना चाहता हूँ जी। मैंने क्या है कि ऐसे क्या मैं कह रहा था ना कि पीछे पड़ जाओ एग्जाम के, अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। जब एग्जाम देने गए थे तो जीके का एग्जाम देने में बीकानेर गया था, तो दोनों मेरे साथी थे, हाकम अली जी नागरा जो भी वर्तमान में व्याख्याता है डंडेला, और एक बसंत जी कस्मा जो पहले रामगढ़ थे, अभी बीकानेर पोस्टिंग है उनकी, वो मेरे साथ थे। तो तैयारी कुल मिला के हमारी सामान्य थी, और अच्छी तैयारी कह सकते हैं, कम तैयारी नहीं थी, बढ़िया तैयारी थी तीनों की। तो वहां रात को मेरी तबीयत खराब हो गई। सुबह तो
एग्जाम था, 10 बजे रिपोर्टिंग करनी थी और 12 बजे को मेरे को उल्टी शुरू हो गई। अच्छा। तो वो तो सो रहे थे। बाद में मैंने 1 घंटे वेट किया, 1 बजे 2 बजे बजने के बाद में मैंने साथ में हम गाड़ी लेके गए थे, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि भी मेरी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर को दिखा लाओ मेरे को। तो वो फिर गाड़ी निकाली, फिर उन्होंने वो पीवीएम लेके गए मेरे को। जी बिल्कुल। पीवीएम लेके गए तो वहां मैं प्रेशर की बात बता रहा हूँ, जो जितने भी साथी बैठे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर कोई घबरा जाए तो घबराने से क्या होता है, घबराने से कुछ नहीं होता, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ नहीं होता। नहीं होता। जी बिल्कुल। मैं देख लूंगा, मेरे को रात को लग रहा था कि मैं देख लूंगा, पूरा किस्सा सुनना, वास्तव में आपको लगेगा कि पीछे पड़ जाओगे तो सिलेक्शन हो जाता है। तो रात को पीवीएम लेके गए मेरे को, 7 जनवरी की बात थी। पीवीएम लेके गए, पीवीएम में डॉक्टर बैठे थे इमरजेंसी में, तो मैंने कहा कि उल्टी लग रही है और सुबह मेरा एग्जाम है, एग्जाम का प्रेशर, चिंता मत करो, मेरे भी होती थी उल्टियां की। ये उल्टियां जब आपकी तैयारी अच्छी है ना, तब ये उल्टियां होती है। और मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे भी नीट वाले पीएमटी, उस समय पीएमटी बोला करते थे, पीएमटी एग्जाम से पहले तबीयत खराब हो गई थी, उल्टियां रात को हुई थी, लेकिन चिंता मत करो। मैंने ड्राइवर जो दोस्त थे उनको बोला था कि तू कैसे भी करके मेरे को सुबह एग्जाम हॉल में पहुंचा देना, बाकी काम मेरा है, बाकी काम मेरा है, जो भी कुछ मैं देख लूंगा अपने आप को, पेपर को मैं अपने आप देख लूंगा, कैसे भी पेपर आए कोई बात नहीं। रात को 3:30 बजे 3:30 से 4 बज गए थे जब मैं सोया था, और सुबह 7 बजे तो वापस उठना ही था, क्योंकि 7 बजे नहा धोई करके और 8 बजे निकलना था, 9 बजे रिपोर्टिंग थी, 10 बजे वहां पहुंचाना। तो वो ऐसे था, भी मैंने सब सोच लिया था, भी कोई बात नहीं, 2 घंटे की नींद है तो हो जाए। जब एग्जाम हॉल में बैठूंगा ना, बस मेरे को बिठा दो कैसे भी करके, मेरे को एग्जाम हॉल में बिठा दो, और बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। आशीष पुरोहित, जो अभी थोड़े दिन पहले उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, एनान, वो बीकानेरी थे, तो वो उन्होंने बाइक चलाई, पीछे मेरे को बिठाया और वो मेरे को छोड़ के गए जी बिल्कुल। रूम, जहां मेरी वो जो एग्जाम था वहां। जी। और मेरे एग्जाम में भी मेरे को, क्योंकि रात की तबीयत खराब थी, इंजेक्शन लगे हुए थे, टेबलेट ली हुई थी, तो उस टेबलेट और इंजेक्शन से मेरे को थोड़ा थोड़ा नशा था। लेकिन जैसे ही मैंने पेपर हाथ में लिया था ना, तो मेरे सब कमजोरी, सब मेरी तकलीफें वो सारी दूर हो गई। मैं बस एग्जाम क्लियर कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, तो एक तरीके से कहीं दिमाग के अंदर आता है, जैसे हमें हमारे माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी आती है, हम एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं, तो वो दूर कैसे करें उसको, मतलब किस चीज पर ज्यादा फोकस करें कि वो चीज है वो दूर हो जाए? अब देखो भी, जो तैयारी करता है ना, मैं सही बात बताऊं आपको, तो जो तैयारी करते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, जिसने ईमानदारी से 100% अपना दिया है ना, उनका सिलेक्शन हो जाता है। दबाव कोई मायने नहीं रखता। अब देखो, इससे ज्यादा तो दबाव क्या हो सकता है? अभी रात को 3:30 बजे पीबीएम हॉस्पिटल में कोई जा रहा है बच्चा, और उसके इंजेक्शन लग रहे हैं, उसको टेबलेट दी जा रही है कि इसको कैसे भी करके इसको नींद आ जाए, तो वो उस इंजेक्शन का नशा है, प्लस में 3:30 बजे सो रहा है, 7 बजे वापस उठ रहा है, फिर भी ऐसे सोच रहा है कि कैसे न करके मेरे को एग्जाम में भेज दो, बस एग्जाम हॉल में भेज दो, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा बस। बिल्कुल संदीप जी, आपने जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो पेश कर दिया है, क्योंकि ऐसी कंडीशन है वो बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ हुई है और आगे भी होती रहती है। दूसरी मैं बातचीत करना चाहूंगा संदीप जी की तैयारी करते हैं, हाँ जी। तो उसके अंदर ये जो मैटर है वो हमारे सामने परोस दिया जाता है कि ये पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो परोसा हुआ कितना हमें खाना है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि किताबें कौन सी पढ़नी है, उसका किस तरीके से चुनाव हमें करना चाहिए संदीप जी? उसका तरीका ये है कि अगर आपको सिलेक्शन करवाना है ना, सही मायने में चयन करवाना है, तो पहले तो क्या है कि अपना एक तो सिलेबस देखो ढंग से। दूसरी बात ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रामाणिक पुस्तकें लेके आओ। प्रामाणिक पुस्तकें जो भी है ना, जैसे मैं बात करूं स्कूल व्याख्याता की, बात करूं सेकंड ग्रेड की, बात करूं रीट की, बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैं अध्यापक के पदों की बात की है मैंने अभी। तो इनमें जितने भी सिलेबस लगता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रामाणिक पुस्तकें लेके आओ, तो प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ोगे। और क्या है कि अब के बच्चों में ये होती है कि नई किताबें निकलती है, तो बच्चे में ये जिज्ञासा रहती है कि वो फलाने की राइटर की बढ़िया किताब आई है, उस पब्लिकेशंस की बढ़िया किताब आई है, वो नोट्स बढ़िया चल रहे हैं, तो उनके नोट्स बढ़िया लेके आने हैं। एक नोट्स पढ़े बच्चा, अगर एक नोट्स पढ़ेगा तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा उनका। अगर ज्यादा किताबें भरेगी ना, तो कई बच्चों के जैसे ये आदतें होती है, जो क्या कहते हैं कि जो दोस्त मिलता है तैयारी करने वाला, उसको बोलते हैं कि तुम्हें पता है आज तो बहुत बढ़िया किताब आ रखी है, ये तूने पढ़ रखी है, तो वो जो सामने वाला बच्चा वो डिमोरलाइज हो जाता है कि मेरी तैयारी कैसी होगी, पता नहीं ये तो क्या पढ़ लेगा, मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे बिल्कुल भी डबल माइंड नहीं होना है, अपना सिलेबस निर्धारित करके और साथ साथ में किताबें और प्रामाणिक किताबें लेके आए और
अध्ययन करे और उन पर ही विश्वास करे जो एक मैटर है, ऐसे नहीं कि इधर उधर भागे। निश्चित हाँ, वो वही बात हो गई संदीप जी की एक पल्लू छोड़ दिया और आगे वाला पल्लू दूसरा दूसरा पकड़ पकड़ लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल है संदीप जी। एक चीज मैं और बातचीत करना चाहूंगा संदीप जी कि एक सबसे अहम मुद्दा है वर्तमान के अंदर जी। जैसे कोई विद्यार्थी तैयारी करता है तो समय गुजरता चला जाता है, उम्र बीत जाती है, जैसे 30 साल हो गया। उसके बाद पहले वो सोचता है कि मैं शादी बाद में करूंगा, पहले तैयारी कर लेता हूँ। 30 साल की उम्र हो जाती है, इसके बाद वो बीच की स्थिति के अंदर हो जाता है। वो सोचता है कि अब मैं तैयारी करूं या फिर शादी करूं, मतलब कहीं का नहीं रहता। तो उस कंडीशन में आप क्या कुछ कहना चाहोगे संदीप जी? अच्छा, तो उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जो ऐसे सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद में तैयारी नहीं होगी, तो क्या है कि अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही है ना, ऐसे सोच लेना कि किसी के जीवन में परेशानियां आ रही है, थोड़ा कम खा लेना। अगर चुपड़ी हुई रोटी न मिले तो भले ही सूखी खा लेना। और जो जीवन साथी है उनको थोड़ा सा ये समझा देवे कि भी साल 2 साल की बात है, तू थोड़ा सा सहयोग मेरे को कर, बाद में तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और जो जितने भी साथी आज देख रहे हैं उनको बता देवे कि आप जो तैयारी करने वाले जो युवा है, वो युवा सोचते हैं कि समस्याएं बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत है, ये दिक्कतें आ रही है, घर में दिक्कतें हैं, परिवार में दिक्कतें हैं, समाज वाले ताने देते हैं, इधर उधर मिलते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि के करे आजकल, तो ऐसे पूछते के करे तैयारी करे तू तो तैयारी करने लाग रहे है। तो उनको बता देवे कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन 99 जो % प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी सोल्व हो जाएगी। अच्छा, उन्हें लोगों की जो थिंकिंग है वो थिंकिंग ऑटोमेटिक बदल जाएगी। जो भी ऐसे कहता ना कि तू तैयारी करे रहेगा, उनकी भी थिंकिंग अपने आप माहौल सारा बदल जाएगा। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन सारा माहौल बदल जाएगा। जो ये सोचा करते हैं कि पता नहीं क्या होगा जिंदगी में कैसे है, उनको सिर्फ ऐसे ही सोचना है कि कोई बात नहीं, ये जो परेशानियां है ये परेशानियां मैंने भी झेली है। मैं भी जब स्कूल व्याख्याता की तैयारी करता था तो यहाँ नौहर में बाज वाली कोठी आपने सुना होगा, बाज वाली कोठी अरड़की बस स्टैंड से पीछे है। तो वहां हम रहा करते थे। नौहर में रहने के बावजूद भी, नौहर में होने के बावजूद हम बाज वाले घर में किराए के मकान में रहा करते थे। उसको मकान ऐसे बोला जाता, किराए में कमरे देते हैं वो। तो वहां वो लक्ष्य सिर्फ एक ही था, भी कैसे न कैसे करके ये एग्जाम फाइट हो जाए। तो उस समय स्कूल लेक्चरर में हो गया था। और एक और किस्सा है कि जब मम्मी मेरे को हमेशा ही बोला करती थी तू नौकरी कद लगा को, क्योंकि जगह साथी कई 2-4 बार असफल हो है। बात साथियों ने बताऊं कि 2013 में 3rd ग्रेड को एग्जाम दियो, हालांकि आरटेट बाद में 3rd ग्रेड को एग्जाम हो तो बाड़मेर देन गयो, जब बट्ठे भी मेरो को नहीं होयो, 2 दोस्तांग हो गयो बिंग अंदर। जब मैंने बहुत निराशा हुई, मैं 5 जना स्कूल लेक्चर 2nd ग्रेड की तैयारी करता 2014 में, तो 5 जना मु 3 जना को सिलेक्शन हो गया, 2 जना में फिर रह गया। जब मैंने बहुत ज्यादा निराशा हुई, लेकिन बाद में फिर मैं किया कि घर को छोड़ के भी बाद में मैं ये क्यों, मैं कभी किराए मकान में रहेगी, जितनी जिम्मेदारियां पे और कम करूं मैं जिम्मेदारी। रूस की बात बनी, लेकिन मैं मम्मी ने ये क्यों, मम्मी मैं देख ले मैं घरे परमानेंट घरे जदी रहूंगा, जब मैं नौकरी लग जाऊंगा बढ़िया तेरे को समस्या है, ये समस्या तो यही रहेगी। लेकिन मैं किया थोड़ा सा कमरों लेके रह लूं, कमरों लेके रह तार बैठे फिर पढ़ने लग गया। पढ़ने के बाद में जी एग्जाम हो लूं, 12 निकली हो नहीं, 12वीं वो जो स्कूल व्याख्याता की बात करूं मैं, तो स्कूल व्याख्याता को हिंदी को एग्जाम है, हिंदी एग्जाम देके 12 निकलियो, तो मैं ऑटो में पिछली साइड में बैठो और बैठे हो, मम्मी ने यही फोन करियो कि मम्मी अब कल मैं नौकरी लग जाऊंगा, चिंता ना, मास्टर बन गया, अब की बार मैं नौकरी लग जाऊंगा, मेरे पेपर बढ़िया गए भाई। अब की बार जब वैकेंसी आई, वैकेंसी में मैंने यहाँ लग गया कि अब की बार वैकेंसी आई, वैकेंसी मैं कौन छोड़ू, वैकेंसी मेरी है। तो मम्मी क्यों, मम्मी अब की बार भी देख ली तू, रिजल्ट मैं तो बढ़िया दूंगा, और साथ में मेरे जीवन साथी अंबिका है, तो अंबिका ने क्यों, मैं तो अब देखी अगली वैकेंसी है, वाह वैकेंसी आ गई है, अब बाद में मैं सिर्फ सही महीने में 12 निकलूंगा, वो एग्जाम देगी 12 निकलूंगा, मैं देखो पीछे पड़ जाऊंगा एग्जाम के और बढ़िया करके ही दूंगा। मैं अगर ठान लिया, नहीं तो ठान लिया तो कोई परेशानियां को नहीं आवे, दिक्कत सारी दिक्कत 99% है उसकी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी सोल्व हो जाएगी जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। और सभी में आती है संदीप जी, ऐसे सभी में समस्याएं आती है। अच्छा, एक बातचीत की है आपकी पत्नी की अंबिका की, तो आपकी शादी सिलेक्शन होने के बाद हुई थी या इससे पहले हुई थी?
मेरा स्कूल व्याख्याता में 2016 में चयन हो गया था, 17 में मेरी पोस्टिंग आई थी और 17 में पोस्टिंग आने के बाद में सगाई हुई थी और 18 में मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद में अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो तैयारी थी, उस तैयारी के दौरान उनका भी खूब सपोर्ट रहा। वो ऐसे कहा करते थे कि आप तो स्कूल मत जाया करो, पढ़ा करो घर पे, या फिर घर पे रहते हो तो आपको चाय है, खाना है, जो भी काम है तो वो मेरे को बुला लिया करो, आप इधर उधर मत घुमा करो और आप पढ़ा करो सिर्फ। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। सिर्फ ये मोरल सपोर्ट ही चाहिए, कोई ऐसे नहीं है कि किताब याद करवा दे किसी को, बिल्कुल किताब याद नहीं करवा सकता, वो ऐसे कह दे कि तू तैयारी कर, मैं बैठे हो नहीं, तो इतना ही बहुत है बस। तो संदीप जी, आपकी कोई लव मैरिज थी क्या? लव मैरिज तो नहीं कह सकते, हालांकि लोकल में ही है, लेकिन लव मैरिज नहीं कह सकते, जो यहाँ लोकल में ही परिवार की तरफ से ही है। बिल्कुल संदीप जी, एक मैं बातचीत करना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम हो, उनके अंदर एक चीज लागू होती है, वो चीज ये है कि जो पुराने प्रश्न पत्र है, हाँ जी, वो हमें कितना अध्ययन करना चाहिए उन चीजों का, जिससे पता लग सके कि किस तरीके के जो प्रश्न है एग्जाम में आ रहे हैं, उनका मतलब अहम योगदान रहता है क्या तैयारी के अंदर? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, ये मैं बताना ही चाहता था अभी कि अगर कोई तैयारी शुरू करना चाहता है ना, तो अगर ये वीडियो देख के भी अगर किसी को मोटिवेशन मिले और वो तैयारी शुरू करे, तो उनको पहले जिसकी भी तैयारी करनी है, जिसकी भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है, भले पटवारी की तैयारी करनी है, भले पशु परिचर की तैयारी करनी है, सीईटी की तैयारी करनी है, किसी की भी तैयारी शुरू करनी है, आरएस की भी तैयारी शुरू करनी है, बिल्कुल। तो पहले उसको सिलेबस से पहले पीछे 3 पेपर या फिर 5 पेपर है वो निकलवा लेने चाहिए। फिर वो पेपर देखे पहले तो इसका लेवल क्या है, फिर उसके बाद में सिलेबस निकलवाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो मैं नौकरी लग गया और पहले से नौकरी में हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया, तो मेरे को ये लगता है कि मैं बता रहा हूं तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं गुरुजी नौकरी लग रहा है जब थोड़ी सी है बताना लग रहा है, ये बात समस्या नहीं है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि मैं भी जब तैयारी करता था, स्कूल व्याख्याता की करता था, अभी मैं तैयारी करता था, तो पीछे के 3 साल के पेपर है ना, वो पहले रोजाना देखा करता था, वो मेरे अब भी हूबहू याद है। अच्छा। कई बच्चों को मैं पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि ये पिछले 2021 के असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, ये 2017 के असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, ये 2022 के स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है, ये 2018 के स्कूल लेक्चरर में आए हुए, ये 2014 के सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। ऐसे में बताया करता हूं बच्चों को। तो मैंने पुराने पेपर पहले रखे थे साथ में और उनको साथ ही रखा करता था। बिल्कुल संदीप जी, आप आज वर्तमान में सफलता के उस मुकाम के अंदर है जहां पर चारों तरफ आपकी तारीफें हो रही है, लेकिन संदीप जी कहीं ना कहीं गुरु का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु रहा हो, आपका कोई ऐसा मित्र रहा हो जिसने सबसे ज्यादा, परिवार से भी ज्यादा आपको सपोर्ट किया हो? बिल्कुल ऐसे मेरे गुरु है, मैं 3 गुरुओं को हमेशा याद करता हूं। एक गुरु नहीं, आपके 3 गुरु है। 3 ऐसे कह सकते हैं कि त्रिमूर्ति है, जब त्रिमूर्ति साथ हो तो फिर नुकसान क्या हो सकता है, सारा नुकसान है वो गुरु ही झेल लेते हैं। मेरे गुरु तो मैं मानता हूं, एक तो राजेंद्र जी कासोटिया जी भी वर्तमान में प्रिंसिपल है। उनका परिचय आप बताते चाहिए। राजेंद्र जी कासोटिया है जो भी वर्तमान में नणाऊ प्रिंसिपल है जी, और उनके ही एक साथी लक्ष्मण जी मेरडा है जो वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल नणाऊ है जी। और एक राजकुमार जी शास्त्री है जिनका भी प्राइवेट स्कूल चलता है, सीआरपी स्कूल नौहर में। वो तीनों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे तैयारी के दौरान। उससे पहले मैं 11वीं 12वीं में महेंद्र जी मिश्रा से पढ़ता था तो उनका भी सपोर्ट रहा, लेकिन मुख्य तौर से जो ये तीनों ने सपोर्ट किया था, इन सपोर्ट की बदौलत है, इनको मैं देखा करता था कि उस समय 2010 की बात है, 2008 की बात है या 2012 की बात है, उसमें स्कूल लेक्चरर लगना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बिल्कुल। और राजेंद्र जी का सोटिया तो ये है, कभी जब दबाना यहाँ देखता नहीं और बंगो व्यवहार देखता तो यहाँ लागतो का मैं भी लाग जावा, सही लाग जावा। और भाई कहता अगर ना सुडा भी मेरा जो नाम है वो घर पे तो संदीप बुलाते हैं, लेकिन लगभग दोस्त है, जानकार है, इधर उधर के जो भी दोस्त है वो सारे लगभग सुड्डा बोलते हैं। तो वो राजेंद्र जी का करते थे कि ना सुड्डा तू तो जल्दी लाग जाएगो और तू तो प्रोफेसर बनेगो। तो ये वाली बात है, ये मेरे को हमेशा ही उनका मोरल सपोर्ट बहुत जबरदस्त रहा और उनका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा इस बात के लिए। चलो बिल्कुल, आप इनके माध्यम से उनका धन्यवाद दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपका सपोर्ट तो आपके गुरुदेव ने कर दिया, लेकिन वर्तमान में संदीप जिस पोजीशन पर है, क्या संदीप भी ये भूमिका किसी की निभा रहा है? बिल्कुल, ये भूमिका अब मैं प्रत्यक्ष तौर पे जिन बच्चों के नाम लूंगा तो ऐसे लगेगा जैसे कि उनको मेरे हिसाब से ये उन पर मैं एहसान जता रहा हूँ। नहीं, नाम नहीं बताएं आप, थोड़ा वैसे बता दें। हाँ, ये ऐसे लगेगा जैसे मैं उन पर एहसान जता रहा हूँ, ये मेरे को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मैं उनका नाम नहीं बताऊं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। जो राजेंद्र जी ने भूमिका निभाई थी, जो भूमिका लक्ष्मण जी मेहड़ा ने निभाई थी, जो भूमिका
राजकुमार जी ने निभाई थी, राजकुमार जी रेगर जो जी। शास्त्री कहलाते हैं, हम्म। उन्होंने जो भूमिका निभाई थी, उनसे मैं ये सोचता हूँ कि उनकी जो भूमिका है उनको मैं बढ़कर पेश करूं, जी और बिल्कुल उनका ही जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मैं आगे पहुंचा रहा हूँ, बिल्कुल और इनके जो परिणाम है वो भी आगे देखने को मिलेंगे बिल्कुल थोड़े दिनों संदीप जी, में। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप जी, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट था वो आपकी तरफ से था या फिर कोई दूसरे की तरफ से था? ये मेरे 10वीं क्लास के बाद में 11वीं में ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आया था कि हिंदी अच्छा। में डी लगी है तो मैं हिंदी से ही तैयारी करूं, हिंदी सब्जेक्ट में ही तैयारी करूं। जी। उस समय क्रेज हुआ करता था भाई, गणित का क्रेज हुआ करता था, साइंस का क्रेज हुआ करता था, कॉमर्स का क्रेज हुआ करता था। आर्ट्स वाला जो आर्ट्स, आज साइंस के बच्चे आर्ट्स में आ रहे हैं ना, पहले उस समय जो आर्ट्स वाले बच्चे भी साइंस में ही जाया करते थे, साइंस में स्कोप और साइंस में क्रेज ज्यादा था। तो उस समय भी हिंदी विषय को चुनना, और जो भी साथी आर्ट्स से हैं उनको भी बता दें कि अगर आप तैयारी अच्छी करोगे, एक सब्जेक्ट को पकड़ के रखोगे और उनके पीछे पड़ जाओगे ना, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल संदीप जी, जो नए बच्चे हैं जो अभी 12वीं कर रहे हैं या फिर 12वीं पास आउट होंगे, वो कैसे दिमाग के अंदर ऐसी चीजें सेट करे कि वो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बने? ऐसे है कि भी जो 12वीं कर रहे बच्चे हैं वो जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज का आजकल का माहौल ये है, भी देखो ये मैंने भी महसूस किया, क्योंकि 8 साल से मैं स्कूल व्याख्याता हूँ, और स्कूल जी। व्याख्याता में भी ये महसूस किया था कि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो 95, 96, 98, 92 ऐसे नंबर लेके आते हैं। तो बाद में क्या होता है कि जैसे ही बीए में जाते हैं बच्चे, तो उनका जो बढ़िया रिजल्ट होना चाहिए था, जैसे इतने टॉप माइंडेड बच्चे होते हैं तो वो तो अच्छी पोस्ट पे जाने चाहिए थे, जी तो बिल्कुल। वो जो कॉलेज में वही पिछड़ जाते हैं, कॉलेज में उनको वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए थी। जी तो मैं बिल्कुल। हमेशा यही सोचा करता हूँ कि जो कॉलेज में उनको जो जो कमियां हैं, उन जी। कमियों को दूर करके मैं कॉलेज में निखारूं उनको। बिल्कुल। संदीप जी, एक सबसे अहम चर्चा का विषय भी है। हम अमूमन देखते हैं, डेली देखते हैं कि जिस तरीके से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो उन पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? यानी जो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, अमूमन देखते हैं कोटा के अंदर बहुत सारी न्यूज़ें आती हैं। हम भी देखते हैं, हमारे क्षेत्र के हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र के अंतर्गत भी देखते हैं। उसको आप क्या कुछ कहना चाहोगे भी? इस तरीके की जो घटनाएँ आती हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो भी, नकारात्मकता कभी दिमाग में नहीं लानी चाहिए, लेकिन ये क्या है कि विद्यार्थी मन ही होता है। अगर तैयारी करेंगे, थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो उससे क्या है कि मन कई बार दुखी हो जाता है, बिल्कुल। बिल्कुल दुखी हो जाता है। तो उन जो एक बार निराश हो जाते हैं बच्चे, उनको मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि निराशा है ये थोड़े दिनों की ही है। जिस दिन आप अपना मुकाम हासिल कर लोगे तो 99% जी समस्या है बिल्कुल। वो तो वही सोल्व हो जाएगी। तो कृपया करके थोड़ा सा इंतजार जरूर करें। जी बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि भी ये परेशानी आ गई तो अगर कल क्या होगा। मैं तो, मेरी कोटेशन वो सुरजीत मैम ने जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस दिन वो पोस्ट लगाई थी कि प्रत्येक दिन सूर्योदय है प्रमाण लेकर आता है कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, रोशनी पल भर में ही हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इससे क्या है कि उससे यही शिक्षा मिलती है कि पीछे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, रोशनी तो एक दिन, सूर्योदय जिस दिन आता है तो रोशनी तो हो जाती है। कितनी ही समस्या क्यों ना हो, समस्या सारी सोल्व हो जाती है। अगर आप, बस ये है कि नकारात्मकता, निराशा मन में मत बिल्कुल रखो। संदीप जी, एक मेरे नॉलेज की अगर मैं बातचीत करूं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन किसी विद्यार्थी का ना होता है तो घर वाले वो नाउम्मीद की नजर से देखते हैं, तब भी बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन की हालत में चला जाता है। हाँ ये जी, बोलते हैं ऐसा कि तेरा कब होगा, मतलब घर वाले उनको मोटिवेट करने की बजाय उनको प्रेशर करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ ये भी समस्या आती है। जब मेरा 2013 में थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ था, 2014 में मेरा सेकंड ग्रेड में भी नहीं हुआ था, उससे पहले मैंने राजस्थान पुलिस में एग्जाम फाइट किया था, उसके बाद में फिजिकल दिया था, मेडिकल दिया था, लास्ट मेरिट में नहीं हुआ, 3 बार उसमें भी नहीं हुआ। अच्छा। तो ये समस्या आती है, घर वाले पूछते हैं, घर वाले उम्मीदें रखते हैं, और घर वाले क्या है कि अपनी तरह ज्यादा ऐसे नहीं हो सकते भी। वो किताबें पढ़ी उन्होंने तो उन्होंने ज्ञान लिया इतना ज्यादा, वो तो यही कहते हैं कि तू नौकरी कब लगेगा, तुम नौकरी कब लगेगा, कद नौकरी लगेगी, कद नौकरी लगेगी तेरी, कितनी उम्र होगी। तो उन बातों को नेग्लेक्ट ये रखना कि भी जिस दिन आपका चयन हो जाएगा उस दिन जी सारी बिल्कुल। थिंकिंग बदल जाएगी। जी बिल्कुल संदीप जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है संदीप जी कि कोई विद्यार्थी जब तैयारी शुरुआत करता है तो उस समय उसको कोचिंग करनी चाहिए या फिर कितनी बार कोचिंग करनी चाहिए या फिर कोचिंग ही करता जाए? अब देखो, उसकी तो ये है बात है कि अगर कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है तो आजकल क्या है कि कंपटीशन टफ है ज्यादा, जी। कंपटीशन बहुत टफ है।
भर्तियां में जो पद आते हैं वो तो थोड़े से आते हैं, और जो संख्या बल है वो बहुत ज्यादा है विद्यार्थियों का। तो उसमें क्या है कि जो प्रॉपर गाइडेंस है वो तो कोचिंग के थ्रू मिलती है, लेकिन कोचिंग बार बार नहीं करनी चाहिए, उनका लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के अकॉर्डिंग कोचिंग करनी चाहिए। अच्छा। एक कोचिंग कर ली तो कोचिंग करने के बाद में खुद के नोट्स बनाए और उन नोट्स का ही रिवाइज करे, नोट्स को ही। यानी मेहनत खुद की वो ही काम आएगी, वो खुद की काम आएगी। कोचिंग क्या है कि कोचिंग आपको रास्ता दिखा सकती है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक जो सफलता है उसके अंदर एक पड़ाव जो मॉक टेस्ट है उसका भी आता है संदीप जी, वो कितने मायने रखता है सफलता के लिए? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं वो तैयारी करते हैं लेकिन मॉक टेस्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, टेस्ट उनको जरूर देना चाहिए। जो बच्चे तैयारी करते हैं ना उनको टेस्ट देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो उनको अगर कहीं ऑफलाइन टेस्ट मिल रहे हैं ना तो वो वहां ज्वाइन कर लेनी चाहिए, कहीं भी मिल रहे हो। अगर ऑनलाइन मिले तो ऑनलाइन मिले, अगर ऑफलाइन नहीं पूछ सकते तो ऑनलाइन भी ऑप्शन हो सकता है। की बार मैंने जो टेस्ट दिए थे वो सारे ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ही दिया था, क्योंकि मैं साथ में स्कूल में जाया करता था, आया करता था और साथ में घर पे आके तैयारी करता था, तो इतना टाइम नहीं था कि ऑफलाइन जाके टेस्ट दूं, तो मैं ऑनलाइन ही टेस्ट दिया करता था। ऑनलाइन भी कोई समस्या नहीं है। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मोबाइल से दूर रहो, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो, भी सब कुछ छोड़ दो, मोबाइल बंद कर लो, कमरे में बंद हो जाओ, तैयारी करो, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन बाहर आना, उससे पहले अंदर ही रह जाओ। तो मेरे बारे में तो किसी ने भी शायद ऐसे नहीं सुना था कि ये एकदम कमरे में बंद है, हमारा फोन नहीं उठा रहा। बहुत सारे बच्चे मेरे को उस समय भी पूछा करते थे कैसी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अगर मैं जैसे कई बार पढ़ता रहता था तो साइलेंट फोन रखता, बाद में उनको कॉल कर लेता था। तो संदीप जी, कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी, उसके माध्यम से लोगों को बताया था कि संदीप जी है असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका इंटरव्यू करना है। तो वास्तव में अच्छा रिस्पांस भी आया था लोगों का, और उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछूंगा। इनमें से लिच्छूराम न्योल है, इन्होंने कमेंट किया है, वो कह रहे हैं कि सर को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना और बोलना कि आखिरी छोर पर बैठे गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित छात्रों की जितनी हो सके सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में मदद करना। बिल्कुल लिच्छूराम जी, धन्यवाद, और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा लिच्छूराम जी। बिल्कुल है। और नवीन जी का एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि एक सामान्य सामाजिक परिवेश में जहां कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी को कामयाबी का पर्याय माना जाता है, हाँ जी, वहां असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद के बारे में कब और कैसे ख्याल आया, ये थोड़ा बताएं। ये तो मेरा स्कूल व्याख्याता लगने से पहले जब मैं 10वीं 12वीं में पढ़ता था उस समय ख्याल आया था। और जो उनको, नवीन जी को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई बड़ा सपना भी देखते हो तो पहले क्या है कि छोटी मोटी कोई भर्ती में कोई सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद में ही तैयारी होती है। क्योंकि अपने ऐसे नहीं है कि सीधा आईएएस की तैयारी कर दें, आरएस की कर दें, सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लें। पहले कोई छोटी मोटी जॉब ले ले, उसके बाद में हो जाता है। और एक संदीप कुमार मैया नाम से कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है कि संदीप नाम को ही वरदान है। ये तो हो सकता है, क्या होता है। ठीक है। और आगे मैं कमेंट बातचीत करना चाहूंगा, कन्हैया लाल जी सोनी है, उन्होंने कमेंट किया है कि नए अभ्यर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए राय दीजिए। फर्स्ट पेपर आपको कैसे क्लियर किया है और इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये थोड़ा विस्तृत आप बताएं। ये विस्तृत क्या है कि अगर जीके की तैयारी करनी है आपको तो ये थर्ड पेपर में आता है जीके। तो थर्ड पेपर में जो जीके की तैयारी करनी है तो जीके के लिए तो क्या है कि टॉपिक वाइज तैयारी करनी चाहिए। ज्योग्राफी की अलग से, पॉलिटिकल साइंस की अलग से, हिस्ट्री की अलग से, इकोनॉमिक्स की अलग से, करंट जीके की अलग से, आर्ट एंड कल्चर की अलग से तैयारी करनी चाहिए। टॉपिक वाइज डिवाइड करके उसके बाद में तैयारी करे तो हो जाता है। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के लिए जब आपका पेपर बढ़िया हो जाता है, ऐसे लगने लग जाता है कि पेपर में ठीक नंबर है, तो तब से ही तैयारी शुरू करें और तब से ही अपने आप में ये वो लहजा लेके आए ऐसे। क्योंकि वो जो 15 मिनट 10 मिनट होते हैं इंटरव्यू में, वो पूरे जिंदगी भर की कमाई होती है। पूरे जिंदगी भर में जो तैयारी की, जिंदगी भर में जो सोचा, जिंदगी भर में जो जिया, उसको वहां निकाला जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी बिल्कुल। और एक कमेंट आया है कि साबराम जी है, उन्होंने कमेंट किया है कि बेरोजगारों के भविष्य को नई राहें दिखाकर उज्जवल भविष्य की राहें दिखाने में कारगर साबित होंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल, धन्यवाद साबराम जी। और हेमंत जी का कमेंट आया कि बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं। सुरजीत जिनका जिक्र आपने किया है, उनका भी कमेंट आया है,
उन्होंने लिखा है कि आपका स्वागत है संदीप बिल्कुल जी। धन्यवाद सुरजीत, धन्यवाद हेमंत जी। और मुकेश नाइक है, उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने आपको परिभाषित किया है यूथ आइकॉन के नाम से। बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से तो ये अतिशयोक्ति होगी, ये उनका बड़प्पन ही है कि मेरे को यूथ आइकन बोल रहे हैं। और धन्यवाद मुकेश जी। राजपाल जी है, उनका भी कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है कि भविष्य की आदर्श नींव। बिल्कुल धन्यवाद। देखते हैं ये शिषपाल जी है, उन्होंने आपको बधाई दी है, शुभकामनाएं भी दी है शिषपाल जी ने। बिल्कुल धन्यवाद शिषपाल। और जसवंत जी सीवर है, उनका भी कमेंट आए, उनकी तरफ से भी बधाई है। याकूब जी गोरी है और गुरजेत जी है, उनकी तरफ से भी आपको बधाई बिल्कुल मिली है। जसवंत जी, गुरदेव जी, याकूब जी, धन्यवाद आपको जसवंत जी सिंह। और एक मैं बातचीत करना चाहूंगा कि एक कमेंट आए है, आपके गुरु है, कौन है पता नहीं, हाँ जी, भानु लाटा है, उनका कमेंट है, वो कह रहे हैं कि मेरा स्टूडेंट रह चुका है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, मैं क्या है कि बीए में जब पढ़ा करता था तो मेरे भी एक बार ये सनक चढ़ी थी कि मैं जिम जाऊं, तो यार वहाँ जिम में बॉडी बनाऊं, क्योंकि अच्छा, एकदम body सींकिया पहलवान हुआ करता था सही मायने में। सींकिया पहलवान समझ रहे हो, सींक जैसा ही था। तो सोचा करता था कि मैं थोड़ी बॉडी बनाऊं, थोड़ा मोटा हूं। तो मोटा होने के वो थोड़ा बॉडी बिल्डर के चक्कर में मैं भानु जी अंकल जी के पास गया था जिम करने। 2-3 महीने तैयार वो जिम की थी, लेकिन बाद में मेरे अच्छा, पता वो चल गया था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। वो आपके इसलिए गुरु है। हाँ, और आदर्श खान जी है, कृष्ण जी सऊ है, कुलदीप कुमार जी है, उनकी तरफ से भी आपको बधाई संदेश आया है। बिल्कुल धन्यवाद। अच्छा, और कुछ से जो पर्सनल मैसेज आए हैं मेरे पास से, उन पर भी मैं बातचीत करना चाहूंगा। एक जो मैसेज आया है मेरे पास पर्सनल है, राहुल जी का मैसेज आए, उन्होंने बोला है कि काव्य शास्त्र है वो कैसे तैयार करें। काव्य शास्त्र, असिस्टेंट प्रोफेसर में काव्य शास्त्र 2 प्रकार का है, एक तो भारतीय काव्य शास्त्र और एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। जी। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए उनको देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक लानी चाहिए जो प्रामाणिक है, और हम्म। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए उनको डॉक्टर विवेक शंकर की हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है, वो उनको पढ़नी चाहिए, या फिर सत्यदेव चौधरी है उनकी किताब आती है, एक निर्मला जैन की किताब आती है, वो किताब उनको पढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल। एक पर्सनल मेरे पास मैसेज आया है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से पता नहीं किसी ने पर्सनल मैसेज किए है, हमारे रत्ना नाम से मैसेज है, उन्होंने लिखा है कि हम भी सर एक दिन आपकी तरह बनना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने जो चमक बिखेरी है वो हम बिखेरना चाहते हैं सर, क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए। रचना जी, लगे रहो, तैयारी करते रहो, और एक दिन आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अब आप सपना देखते हो तो सपने को प्राप्त करने के लिए लग जाओ, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको भी बधाई देंगे उस दिन। एक मेरी क्लासमेट है, उनका मेरे पास कॉल आया था, तब उन्होंने पूछा था कि अभी मैं तैयारी कर रही हूँ रीट की, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार हैं, वो ये कहते हैं कि आपने तो आना जाना ही छोड़ दिया, हमारे पास आते ही नहीं हो, वो इस चीज को लेकर नाराज है बहुत ज्यादा। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि उनके पास चले जाऊं, उनके पास से मतलब उनके परिवार में कोई प्रोग्राम होता है तो वो मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो संदीप जी बताएं इसके बारे में। तो उनके आपके जो क्लासमेट है उनको बताना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। और अभी क्या है कि जो ऐसे कहते हैं कि तू मिलती नहीं, तू आती नहीं, तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं आती, जिस दिन उनका सिलेक्शन हो जाएगा आपके क्लासमेट का, उस दिन वो कहेंगे कि ये लड़की सही थी जो नहीं आती थी, नहीं आती थी, इसको नहीं ये आना चीज चाहिए लेट था। लेट समझ में आएगी, लेट समझ में आएगी। और उन अगर बाय द वे वो प्रोग्राम में जाएगी अब और फिर उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो बाद में वही कहेंगे कि भोली थी जो पढ़ती नहीं थी, हमारे प्रोग्राम में आती थी। तो ये सोच सब बदल जाती है धीरे धीरे। यानी हालात जिस तरीके के होते हैं उसी तरीके के थॉट है वो आपके सामने परोस दिए जाते हैं। बिल्कुल परोस दिए जाते हैं, बदल जाएगी वो सबकी थिंकिंग। बिल्कुल ये तो कहानी थी संदीप सुडा की, जो बचपन से ही एक नॉर्मल विद्यार्थी रही हैं। इनके बाद इन्होंने कुछ इस तरीके की मेहनत की कि आज हर कोई इनकी तारीफ है वो कर रहा है और इनकी तरह बनना भी चाहता है। संदीप जी, अंतिम जो संदेश आप देना चाहें हमारे जो ट्रको मीडिया के साथी हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे कहीं ना कहीं, और ऐसे जो माता पिता है वो भी देख रहे होंगे जिनके जो बेटा बेटी है वो तैयारी कर रहे हैं, अंतिम संदेश। उनको अंतिम संदेश यही है मेरा कि अगर कोई माता पिता वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये अपने बच्चे को थोपना नहीं चाहिए, उनको सिर्फ कहना चाहिए कि तू जाने और तू बढ़िया तरीके से तैयारी कर और एक दिन जॉब लग जा, बस कोई बात नहीं, समस्याएं जो भी है वो समस्याएं हम देख लेंगे। जो भी विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो मन में ये सोच लें कि अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है भी तो वो जॉब लगने के बाद में सारी सोल्व हो जाएगी। तो ऐसे करके उनको यही संदेश दें, भी लगे रहो,
हो जाएगा बिल्कुल, निश्चित तौर से। धन्यवाद संदीप जी, आपने समय निकाला, और धन्यवाद सभी का। धन्यवाद सभी का।